हमारे पड़ोसी मुल्क भारत के पहले मुख्यमंत्री गांधी जी का आधी नंगी हालत में वासराय के महल की सीढ़ियां चढ़ना और बादशाह के नुमाइंदे से बराबरी की बुनियाद पर बात करना इंतहाई खतरनाक और बागियाना रवैया था। बरतानिया के वजीर आजम विंस्टन चर्चिल का ये बयान तारीख में दर्ज है। ये बयान उन्होंने उस वक्त दिया था जब गांधी 1931 में बरतानिया के बादशाह जॉर्ज पंचम की दावत पर बिकिंगम पैलेस गए थे। उस वक्त गांधी ने छोटी सी धोती पहन रखी थी जिसे लंगूट या लंगूटी कहा जाता है। महात्मा गांधी के पड़पोते और उन पर कई किताबें लिखने वाले तुषार गांधी का मानना है कि गांधी ने उस मौका पर अपनी छोटी सी धोती को अंग्रेजों के खिलाफ हिकमत अमली के तौर पर इस्तेमाल किया था। दरअसल अंग्रेजों को ये आदत हो गई थी कि जब भी कोई हिंदुस्तानी लीडर उनसे मिलने आता था तो इंग्लिश आदाब और अतवार का ख्याल रखता था। अंग्रेज इस बात से खुश थे। जब गांधी ने ऐसा नहीं किया तो अंग्रेज परेशान हो गए कि ये शख्स हमारी तरह नजर आने की कोशिश भी नहीं कर रहा है। अंग्रेज गोल मेज कॉन्फ्रेंस में चौंक गए कि गांधी हमारे बादशाह के सामने नीम बरहना होकर जाएंगे। गांधी भी एक नफ्सियाती खेल खेल रहे थे। सवाल ये है कि कैसे गांधी की धोती और चादर उनकी शनाख्त बन गई थी। ये 1921 की बात है कि जब गांधी मदुराई तमिलनाडु में थे। तब तक गांधी ने फैसला कर लिया था कि वो सिर्फ देसी लिबास ही पहनेंगे। गैर मुल्की कपड़े जलाने की उनकी कॉल एक तहरीक बन चुकी थी। तमिलनाडु में ट्रेन के सफर के दौरान जब वो आम मुसाफिरों से बात कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि बहुत से गरीबों के पास मुनासिब कपड़े पहनने के पैसे भी नहीं थे। गांधी अपने ट्रेन के सफर के बारे में लिखते हैं कि मैंने ट्रेन के हजूम में लोगों को देखा। मैं उस वक्त मुकम्मल लिबास में मुलव्वस था। बहुत से लोगों ने बताया था कि उनके लिए मुकम्मल लिबास खरीदना नामुमकिन है। मैंने टोपी, पूरी धोती और कमीज पहन रखी थी। फिर मैंने सोचा कि मैं लोगों को इसका क्या जवाब दूं सिवाय इसके कि मैं शराफत की हदूद में रहते हुए अपने बदन के कपड़े छोड़ दूं और अपने आप को इन लोगों के बराबर लाऊं। मदुराई में मुनकिदा इजलास के अगले ही दिन मैंने बाज़ाब्ता अपने ऊपर लागू कर लिया। 22 सितंबर 1921 को गांधी ने अपना पुराना लिबास छोड़ दिया और सिर्फ एक छोटी सी धोती और एक चादर ओढ़ ली। तुषार गांधी कहते हैं कि यह तब्दीली अचानक नहीं आई, बल्कि जब गांधी जी कानून की प्रैक्टिस के लिए इंग्लैंड गए तो उन्होंने अपने लिए सूट सिलवाया और जूते तैयार करवाए। वो अपनी सवाने उम्री में लिखते हैं कि शुरू में वो अपने कपड़ों के बारे में बहुत बाशऊर थे। इंग्लैंड में फैशन के मुताबिक उन्होंने फैंसी टोपी पहनना शुरू की और खास घड़ी खरीदी। जब वो जनूबी अफ्रीका आए तो उन्होंने वहां के वकला की तरह लिबास पहनना शुरू कर दिया। लेकिन जनूबी अफ्रीका में रहते हुए जब उन्होंने मुख्तलिफ मसाइल पर हड़ताल करना शुरू की तो उस वक्त से गांधी जी में एक धीमी तब्दीली नजर आने लगी। जहां इन्हें लगा कि जरूरियात जिंदगी कम अहमियत की हामिल हैं, गांधी कपड़ों के जरिए पैगाम पहुंचाने की अहमियत का खूब इदराक रखते थे। तुषार गांधी बताते हैं कि आप जनूबी अफ्रीका में सतिया गुर एक किस्म का धरना, एहतजाज या हड़ताल के इख्तिताम पर गांधी में पहली बड़ी तब्दीली देख सकते हैं। आप देखेंगे कि गांधी ने लंबा कुर्ता और लुंगी पहन रखी है। ये गांधी का उन हिंदुस्तानी तामिल शहरियों को जो हड़ताल के दौरान मर गए थे खिराज अकीदत पेश करने का तरीका था। हिंदुस्तान वापस आने के बाद भी गांधी तब्दीली के कई मराहिल से गुजरे। जब गांधी हिंदुस्तान आए तो उन्हें खुद को एक हिंदुस्तानी के तौर पर जाहिर करना पड़ा। चनाचा 1915 में उन्होंने काठियावाड़ी लिबास, धोती कुर्ता, गामछा और एक खास किस्म की पगड़ी पहनना शुरू की। जब वो गोखले के कहने पर हिंदुस्तान के दौरे पर गए तो उन्हें हिंदुस्तान के हालात का अंदाजा हुआ। चंपारण में उन्होंने देखा कि पूरे खानदान के पास आधे कपड़े थे जो वो एक एक करके और बारी बारी पहनते थे। जब गांधी जी ने अपने जिस्म पर मुख्तलिफ किस्म के कपड़े देखे तो उन्होंने अपने कपड़े भी कम कर दिए और वो सिर्फ एक कुर्ता और धोती पर उतर आए। जहां से हमें आहिस्ता आहिस्ता उनके कपड़ों में फर्क नजर आता है, जो आखिरकार तमिलनाडु पहुंचकर सिर्फ आधी धोती में बदल जाता है। गुजरात के एक सीनियर मुसन्निफ और गांधी पर तहकीक करने वाले अरवेश कोटाहारी का कहना है कि गांधी ने अपने कपड़े तब्दील करने का फैसला किसी भी ड्रामा के एहसास से नहीं किया। गांधी हमेशा ठंडे दिमाग से सोचते थे और पहले अमल करते थे। जब स्वदेशी तहरीक चल रही थी तो उन्होंने 22 सितंबर 1921 को ऐलान किया था कि वो कम से कम 31 अक्टूबर तक सिर्फ छोटी धोती पहनेंगे। उन्होंने ऐसा किया और 31 अक्टूबर 1921 की डेडलाइन गैर मुअय्यना मुद्दत तक चली गई। ये एक अमली फैसला था। गांधी जी ने महसूस किया कि स्वदेशी तहरीक में वो लोगों को गैर मुल्की कपड़े जलाने और खद्दर के कपड़े खरीदने के लिए कह रहे थे, लेकिन उन्होंने महसूस किया कि बहुत से लोगों के पास नए कपड़े खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। इसलिए गांधी जी ने कहा कि आधी धोती भी काफी है। मदुराई में वो जगह जहां उन्होंने पहली बार नए कपड़ों में लोगों से खिताब किया उसे गांधी पोर्टल कहा जाता है। वहां गांधी का मुजस्सिमा भी नस्ब है। जब गांधी 1931 में गोल मेज कॉन्फ्रेंस के लिए आधी धोती पहनकर लंदन गए तो वहां के कुछ अखबारात ने
دھوتی میں گاندھی کی تصویر شائع کی اور ان کا مذاق اڑایا۔ گاندھی نے اس تنقید کے جواب میں کہا تھا کہ لوگ میرا لباس پسند نہیں کرتے، اس پر تنقید کی جاتی ہے اور مذاق اڑایا جاتا ہے۔ مجھ سے پوچھا جاتا ہے کہ میں اسے کیوں پہنتا ہوں۔ انہوں نے سوال اٹھایا کہ برطانوی لوگ جب ہندوستان جاتے ہیں تو کیا وہ یورپی لباس ترک کر کے ہندوستانی لباس پہننا شروع کر دیتے ہیں؟ نہیں، وہ ایسا نہیں کرتے۔ وہاں کی آب و ہوا کے لیے کون سا لباس زیادہ موزوں ہے؟ میں نے دھوتی محض دکھاوے کے لیے نہیں پہنی، بلکہ یہ میری زندگی میں آنے والی تبدیلیوں کے ساتھ لباس میں تبدیلی کا نتیجہ ہے۔ جب گاندھی جی نے اپنا بھیس بدلا تو یہ ان کی پہچان بن گیا۔ گاندھی نے پیغام دیا کہ آپ اپنے جسم کو ڈھانپنے کے لیے کم کپڑے پہن سکتے ہیں، لیکن آپ جو بھی لباس پہنے وہ دیسی ہونا چاہیے۔ وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں میں یہ سوچ بھی بڑھتی گئی کہ ہمارا لیڈر ہم جیسا ہے، وہی پہنتا ہے جو ہم پہنتے ہیں اور اس میں کوئی مصنوعی پن نہیں ہے۔ یہ صرف گاندھی جی کا ہنر تھا۔ تشار گاندھی اس فیصلے کو گاندھی جی کا ماسٹر اسٹروک قرار دیتے ہیں۔ تشار گاندھی کے مطابق اگر آپ دیکھیں تو گاندھی جی کی تقریر یا بولنے کا انداز کچھ خاص نہیں تھا، لیکن گاندھی جی کی کوشش یہ تھی کہ عام لوگ ان سے بصری طور پر جڑے ہوئے محسوس کریں۔ ایسا کرنے سے لیڈروں اور عوام کے درمیان وہ فاصلہ کم ہو گیا جو کوئی اور نہیں کر سکا، کیونکہ اس سے پہلے بہت سے لیڈر کانگریسی اجلاسوں میں شاندار لباس میں آتے تھے۔ ان کے کپڑے ان کی ذات، رنگ اور دولت کی عکاسی کرتے تھے۔ گاندھی نے ان تمام لباسوں کو چھوڑ کر ایک نیا ماحول بنایا۔ تاہم جنوبی افریقہ اور گھانا جیسے ممالک میں بہت سے لوگوں نے الزام لگایا ہے کہ جب گاندھی جنوبی افریقہ میں تھے تو وہ خود امتیازی سلوک کرتے تھے اور نسل پرست تھے۔ اشون دیسائی اور غلام واحد نے گاندھی کے بارے میں تحقیق کی تھی۔ دیسائی اور غلام اپنی کتاب دی ساؤتھ افریقن گاندھی سٹریچر بیئرز آف امپائر میں لکھتے ہیں کہ جنوبی افریقہ میں اپنے قیام کے دوران گاندھی نے ہندوستانیوں کی جدوجہد کو افریقیوں اور دیگر سیاہ فام لوگوں کی جدوجہد سے الگ قرار دیا تھا۔ گاندھی کے سوانح نگار اور ان کے پوتے راج موہن گاندھی نے بارہا کہا ہے کہ جب مہاتما گاندھی افریقہ پہنچے تو ان کی عمر 24 سال تھی اور وہ جنوبی افریقہ کے سیاہ فاموں کے تئیں کبھی کبھی تکبر اور تعصب سے بھرے ہوئے ہوتے تھے، لیکن اس کے بعد گاندھی نے وقت کے ساتھ خود کو مسلسل بدلا۔ جب گاندھی بادشاہ سے ملاقات کے بعد باہر آئے تو برطانوی صحافیوں نے ان سے پوچھا کہ مسٹر گاندھی، کیا آپ کو نہیں لگتا کہ آپ نے بادشاہ سے ملنے کے لیے مناسب کپڑے پہن رکھے تھے؟ گاندھی ہمیشہ اپنی حاضر دماغی کے لیے جانے جاتے ہیں۔ گاندھی نے صحافیوں کو جواب دیا کہ میرے کپڑوں کی فکر نہ کرو، تمہارے بادشاہ نے ہم دونوں کے لیے کافی کپڑے پہن رکھے تھے۔ گاندھی کا یہ جواب تاریخ میں ہمیشہ کے لیے درج ہو گیا۔ مشہور سوانح نگار رابرٹ پین کے الفاظ میں ان کی عریانیت عزت کا نشان بن گئی تھی۔